पहला क्वेश्चन है, जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आगे है, ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ठीक है, ठोस से सीधा वाष्प में परिणत हो गया तो उस क्रिया को ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि कपूर का जलना, ये सब कैसी अभिक्रिया है? तो ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है। इस कारण जल का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो घट जाता है। इस वजह से 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही पानी वहाँ उबलने लगता है। आगे देखते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ओके, अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो कोलाइडी तंत्र जो होता है कोहरे में, वो गैस में द्रव का मिश्रण है। ठीक है, आगे, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलेयता जो होती है उसकी वो बढ़ जाएगी। ओके, विलेयता बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? नमक मिश्रित कपूर को जो है वो किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा वो शुद्ध किया जाता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का मतलब समझ लीजिएगा कि जिसमें दोबारा से हम तैयार कर सकते हैं, जैसे कि बर्फ़। बर्फ़ क्या है? तो बर्फ़ एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक। बर्फ़ से फिर से हम पानी बना सकते हैं ना। ठीक है, फिर पानी से बर्फ़ बना लेंगे। इस अभिक्रिया को बोला जाता है भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, और रासायनिक किसे बोलेंगे? तो रासायनिक उसे बोलेंगे जो दोबारा से वो चीज़ हम तैयार नहीं कर सकते। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, किसी मिश्रण में ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? तो द्रव में द्रव का मिश्रण। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण को किस पृथक द्वारा किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापातन पृथक द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि कहने का अर्थ ये हो गया कि आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापातन द्वारा पृथक किया जा सकता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत ताप पर जो है वो बॉयल का नियम निश्चित होता है। ठीक है, लागू होता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो एवोगाद्रो का यह नियम है। ठीक है, समान ताप और दाब का जो नियम है ये एवोगाद्रो का नियम है। ओके, देखिए नीचे नोट में लिखा गया है क्या? क्रोमेटोग्राफी। क्या लिखा गया है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग जो करते हैं एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलग करने के लिए। आगे क्वेश्चन क्या है, आदर्श गैस की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तो तापमान पर आधारित होती है। ठीक है, गैसें आदर्श व्यवहार से विचलित क्यों प्रदर्शित करती है? तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण जो है गैसों के आदर्श व्यवहार विचलित होती है। ओके, दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा। स्थिर ताप पर गैस का प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो है दाब घट जाता है। ओके, परम ताप किस नियम का परिणाम है? तो चार्ल्स का नियम है। गैसीय समीकरण क्या है? तो P बराबर nRT में R का प्रदर्शित करता है तो एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, गैसीय समीकरण बोलेगा तो PV बराबर nRT, जिसमें R जो है प्रदर्शित करता है एक मोल गैस को। ठीक है, आगे है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च ताप पर लगभग जो है
150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इस विधि को पाश्चुराइजेशन विधि कहा जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार में दर्शाता है? तो चार्ल्स के नियम को दर्शाता है। ठीक है, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन में घेरेगी? तो परम शून्य तापमान पे कम कर देने पर। और परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पे परम शून्य तापमान का मान होता है। ओके, आगे देखते हैं। स्थिर ताप पर गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तिहाई। ठीक है, एक तिहाई बढ़ जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? तो 28 हो जाएगा उसका अनुभार। बादल किसका कोलाइडी मिश्रण है या प्रक्षेपण है? तो वायु में प्रक्षेपण माध्यम से जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। समान ताप और दाब क्या आशय है? मतलब समान ताप और दाब पे क्या आशय है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन ताप को समान ताप और 760 मिलीमीटर दाब को समान दाब कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? तो गैस की विसरण गति उसके अनुभार में वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के रूप में उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाता है? तो 18वें वर्ग में रखा जाता है उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम बताना है। तो घटने का क्रम हो जाएगा हैलोजन परिवार का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होती है, फिर क्लोरीन में होती है, फिर ब्रोमीन में होती है, फिर आयोडीन में होती है। ठीक है, इस तरह से होती है, बढ़ते से घटते। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाला धातु बोल दिया तो एस्टेटिन होती है। सबसे कम धातु पाई जाती है एस्टेटिन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? तो शून्य वर्ग में सभी गैसीय अक्रिय गैस और रासायनिक परमाणुक तत्व है। आगे देखते हैं। जब किसी परमाणु का 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम है। सर्वाधिक घनत्व जो होता है ओस्मियम का होता है। ओस्मियम सबसे भारी धातु भी है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान ना होने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का क्षार धातु और हैलोजन दोनों से समानता रखना। ठीक है, दोनों से समानता रखता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह जो है रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। ठीक है, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं? तो एक्टिनाइड समूह में रखे जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों का अणु बताना है। परमाणु का आकार जो होता है वो क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, देखिए परमाणु का जो आकार है वो किस स्थिति में बढ़ता है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। और विद्युत का धनात्मक किस स्थिति में बढ़ता है? तो ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। आयनन का आकार किस स्थिति में बढ़ता है? तो ऊपर से नीचे आने में घटता है। ठीक है, आयनन का ऊर्जा जो होती है वो घटती किस स्थिति में है? जो ऊपर से नीचे आते हैं। विद्युत ऋणात्मक कब होता है? ऋणात्मक तो ऊपर से नीचे आने में घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कब घटती है? तो ऊपर से नीचे जब आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो वो घटेगी। ठीक है, ये तो देख लिए ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या क्या होगी। अब देखते हैं कि परमाणु का आकार जो है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो वो घटेगा। अब विद्युत धनात्मक जो है वो कब घटेगा? जब बाएं से दाएं जाएंगे। आयनन ऊर्जा कब घटेगा? तो बाएं से दाएं जाएंगे तो वो बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा जो वो बढ़ेगा। और विद्युत ऋणात्मक कब होगा?
जब बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मक में ये जो है वो बढ़ेगा। बंधुता कब होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता जब बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बंधुता जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में जो है ना सभी धातु पाए जाते हैं, धातु, अधातु, उपधातु सभी पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं। ओके देन आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में इससे जो है व्यवस्थित किया जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं तो वर्ग कहते हैं। ठीक है। नोट में क्या लिखा गया है? किसी उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आयनन विभव कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य है। कुल ज्ञात तत्व कितना है? तो 118 है। प्राकृतिक में कितना तत्व है? तो 94 है। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितना है? तो 24 है। धातुओं की संख्या कितनी है? तो 91 है। ओ धातु तत्व की संख्या कितनी है? तो 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो 7 है। भ्रुपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है। और आगे है भ्रुपट्टी में, ठीक है, भ्रुपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु बोल दिया तो एल्युमिनियम है। तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। द्रव धातु कौन सा है? तो पारा है। ठीक है। द्रव ओ धातु कौन है? तो ब्रोमीन है। और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु तत्व कौन सी है? तो चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी है? तो वो चांदी हो जाते हैं। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस तरह से क्रम है इसका। ओके। आगे देखते हैं। विद्युत की सुचालक ओ धातु तत्व कौन सी है? तो ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु या तत्व कौन सी है? तो सोना हो जाएंगे। सबसे अधिक क्रियाशील ओ धातु तत्व कौन सी है? तो फ्लोरीन हो जाएंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व हो जाएगा कौन सा? सीजियम हो जाएगा। क्रियाशील में सीजियम हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम हो जाएगा। हीलियम का खोज बोलेगा तो लोकियर बोल दीजिएगा। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सी है? तो सीजियम हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व कौन सी है? तो क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सी है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सी है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो सोडियम हो जाएगा, जो कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और आगे देख लेते हैं। हाइड्रोजन हड्डियों में, मतलब हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। हड्डियों और दांतों में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके। आगे देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है। मूत्रालों से आने वाले गंध का मुख्य कारण क्या है? तो मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति कारण जो है मूत्र में गंध आते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? तो आई.जी. मान ने किया था। एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप में है। ध्रुव पर्दे चिन्ह का प्रयोग युद्ध में छपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है। किस पदार्थ से ये बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के ये बने होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। यसद पुष्प किसे कहा जाता है? तो जिंक फास्फाइड को कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है यसद पुष्प, जिसका सूत्र क्या होता है? ZnO। रेशम किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं इसे। ठीक है। पदार्थ द्रव की अवस्था में जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाती है? तो ठोस कहलाती है। ठीक है। जिसका आयतन निश्चित हो वह ठोस कहलाती है। पोटासियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है KNO3, इसका प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? तो उर्वरक निर्माण में जो है पोटासियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके देन आगे देखते हैं।
सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो हाइड्रोजन से हुआ है। सूर्य में जो है हाइड्रोजन कितना % होता है? तो 71% होता है, याद रखिएगा। ओके। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। गोबर गैस में मुख्यतः गैस बोलेगा तो CH4 होता है। सिलिकेट सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में ये पाया जाता है? तो भूपट्टी में पाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना %? तो 78% पाई जाती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। हरा गैसेस किसे बोलते हैं? तो फेरस सल्फेट को बोलते हैं। वह गुण जिनके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, तो अपरूपता कहलाती है ये। ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या बोलता है? तो चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? तो आयतन और दाब को व्यक्त करता है सीधे। ठीक है। CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। CNG का पूर्ण रूप कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो एनरिको फेर्मी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकलर ने 1896 में किया था, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। लाइनोन 6 का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो रेसे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में करते हैं। लाइनोन 66 का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो ब्रश संश्लेषित रेसे पैराशूट रस्सी तथा दरी बनाने में नायलॉन 66 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बेकेलाइट का इस्तेमाल क्या करते हैं? किसके लिए? तो गियर सुरक्षा परत विद्युत उपकरण बनाने में। ठीक है। आगे है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक केरोसिन बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलीएक्रियोनोनाइट्राइल संश्लेषित रेसे तथा संश्लेषित ऊन में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टाइरिन ब्यूटाराइन रबर ऑटोमोबाइल टायर तथा चप्पल बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। नाइट्राइल रबर का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो शीशे बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे है पॉलीइथाइल एक्राइलेट का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो फिल्म बनाने में, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। टेरिलिन का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो रेसे बेल्ट तार तथा टेंट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, टेरिलिन का। ग्लिटल का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो विद्युत रोधी पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलीस्टाइराइन का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ, खिलौने तथा घरेलू वस्तुओं में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे है पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के थैले बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। टेफ्लॉन का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में इस्तेमाल करते हैं, टेफ्लॉन का। ठीक है। आगे है नोट में कि बायोडीजल का निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। किस ईंधन का प्रयोग ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का। सड़कें पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लेप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका प्रकाश एक वर्णी पीले रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ओके देन। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो AgBr का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना होता है? तो 47% या 46% होता है, दोनों याद रखिएगा। तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो निकोटीन होता है, याद रखिएगा। आगे है PEM किसका संक्षिप्त रूप है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का इसका पूर्ण रूप है PEM का। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इनके अणुओं, ठीक है, क्यों होता है? तो इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, इसलिए होते हैं। ठीक है।
मच्छररोधी कॉइल में पायरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन का इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बीजीय पौधे से ये सब प्राप्त होते हैं। ओके, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है अग्नि को बुझाने में, तो CO2 का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रसायन उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का प्रमुख संगठक के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और द्वितीय संघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है चूहे के विष में, चूहे के विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो जिंक सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, ZnS। ठीक है, आगे मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सी है, तो रेयॉन है। पोटासियम डाइक्रोमेट हरा और हरा पीला होता है। ठीक है, कांच का रंग क्या कर देता है, पोटासियम डाइक्रोमेट, तो हरा और हरा पीला कर देता है। ठीक है, क्यूप्रस लवण कांच का रंग कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। कैडमियम सल्फाइड कांच का रंग कैसा कर देता है, तो नींबू जैसा पीला कर देता है। कार्बन कांच का रंग कैसा कर देता है, तो कहरुबा कर देता है। ठीक है, आगे है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का रंग गहरा नीला कर देता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड कांच का रंग हरा कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है सिलोनियम ऑक्साइड रंग देने वाले पदार्थ में कांच का रंग कैसा कर देता है, तो नारंगी लाल कर देता है। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट कांच का रंग कैसा करता है, तो प्रदीप्तिशील पीला कर देता है। गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कॉसिस में कांच का रंग कैसा करता है, तो रूबी जैसा लाल कर देता है। क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड कांच रंग कैसा करता है, चटक लाल कर देता है। क्यूप्रस लवण कांच का रंग कैसा करता है, पीकॉक नीला कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।